हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का और इसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखिए अभी तक के लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसका शुरुआत हम एक बहुत सिंपल बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ओर्स्टेड जो है हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, ही वाज अ फिजिसिस्ट जिन्होंने एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आज से 200 साल पहले। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 इयर्स पहले 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट लगभग किया था। तो बच्चों एक्चुअली कहानी ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये जो दो चीजें हैं इनको हम लोग लगभग कुछ 2000 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को अलग सेपरेट तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म को अलग सेपरेट तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 200 साल में या यूं कह लें कि अभी से 200 साल पहले एक्सीडेंटली ओर्स्टेड ने ये देखा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जिसे हम लोग सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसीडर करके अलग अलग पढ़ते हैं, हकीकत में ऐसा पॉसिबल है कि इन्हें कंबाइन किया जा सकता है। ये 200 साल पहले ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था और आज के डेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखिए हुआ क्या था बच्चों की 1820 में अपने लैब में ओर्स्टेड जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक वायर था, वायर में करंट पास कराकर और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और गलती से उस वायर के पास एक मैग्नेटिक कॉम्पस निडल को रखा हुआ था जिसे हटाना ओर्स्टेड भूल गए थे। अब ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस निडल है इसका काम क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक कॉम्पस निडल का काम होता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं प्रेजेंट है तो वहां पर उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का काम मैग्नेटिक कंपास निडल का होता है। तो अब ओर्स्टेड वायर के साथ वायर के थ्रू करंट पास करके और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और पास में एक मैग्नेटिक कंपास निडल रखा हुआ था टेबल पे। अब अगर वहां पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो निडल जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेगा और निडल जो कि जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगा उसका निडल। ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रेजेंट है। तो जब ओर्स्टेड ने उस वायर में करंट पास किया तो उन्होंने देखा कि पास में रखा हुआ जो मैग्नेटिक कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और जब उन्होंने करंट को बंद किया तो वापस से वो निडल जो है वो अपने ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पहुंच गया। फिर उन्होंने करंट को पास किया, उन्होंने कहा शायद हो गया होगा किसी तरीके से, फिर उन्होंने करंट को पास किया, फिर से निडल डिफ्लेक्ट हो गया। जब तक करंट पास करा रखा उन्होंने वायर में तब तक निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और जैसे ही वायर के थ्रू करंट को बंद करते हैं, करंट के सप्लाई को कट करते हैं, वो निडल वापस से अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहुंच जा रहा है। यहां से ओर्स्टेड को लगा कि यार वायर में करंट पास कराने पर ये निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन निडल तो डिफ्लेक्शन तभी शो करता है जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। इसका यही मतलब होता है कि वायर में जब हम करंट पास कराते हैं तब जो निडल है उस निडल में के पास से एक मैग्नेटिक फील्ड गुजरती होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? जब तक आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है और करंट जैसे ही हटा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका हट जा रहा है। दैट मींस कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से है। तो यहां से ओर्स्टेड ने देखा कि भाई हम तो करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं लेकिन करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम करंट। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म का कहीं ना कोई लिंक होना चाहिए। इसका मतलब आप बात को समझ रहे हैं? जब वायर में करंट फ्लो कराया गया तो उस दौरान मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसका डिफ्लेक्शन ये बताता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जब तक करंट फ्लो कराया गया वायर में तब तक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही करंट को रोका गया, बंद कर दिया है करंट के सप्लाई को, निडल वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जा रहा है।
ये इंडिकेट करता है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो अब ओयरस्टेड ने ना कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे। जो पहला एक्सपेरिमेंट था, ओयरस्टेड ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग वायर जो है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस एक्सपेरिमेंट के। पहले केस में ओयरस्टेड ने क्या किया कि वायर में करंट जो है उसको फिक्स कर दिया। वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को उन्होंने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट करंट फ्लो कराया। लेकिन वायर और निडल के बीच का जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को उन्होंने चेंज किया। पहले एक्सपेरिमेंट में जैसे ये सपोज करिए कि आपका वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और यहां पर निडल है, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फिक्स है, लेकिन जो डिस्टेंस है वायर और निडल के बीच का, इस डिस्टेंस को ओयरस्टेड बदलते चले गए। उन्होंने पहले निडल को यहां रखा कम डिस्टेंस पर, फिर डिस्टेंस को बढ़ा दिया। क्लियर है? फिर डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, और हर वक्त ये जो निडल है इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन नोट करते चले गए। उन्होंने देखा कि जब डिस्टेंस कम होता है तब इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और जब जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते चले गए वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन है, जितने एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कम होता चला जा रहा है। कम एंगल से डिफ्लेक्शन ये बताता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली गई, और फिर डिस्टेंस को जैसे जैसे कम किया वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो बढ़ती चली गई। यानी कि डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। तो यहां से ओयरस्टेड ने कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, फिर दूसरे केस में, सेकेंड केस में ओयरस्टेड ने क्या किया, सेकेंड केस में उन्होंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया। जो ये डिस्टेंस है इसको फिक्स कर दिया, और इस वायर में जो करंट है उस करंट को उन्होंने चेंज किया, करंट को चेंज किया। एंड नाउ ही ऑब्जर्व्ड द डिफ्लेक्शन, कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। उन्होंने देखा कि जब करंट कम रख रहे हैं तब इसमें डिफ्लेक्शन कम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम है। करंट को थोड़ा सा बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अब इंक्रीज हो गई। करंट को और इंक्रीज किया, डिफ्लेक्शन और ज्यादा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, मींस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे करंट को कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम। दैट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तीसरे केस में, केस 3 में, अब देखिए एक केस में डिस्टेंस चेंज किया, एक केस में करंट चेंज किया। अब दूसरे केस में करंट और डिस्टेंस दोनों को फिक्स कर दिया, और करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को चेंज करके देखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि जब डायरेक्शन हमारा वायर में डायरेक्शन जब इधर है तो मैग्नेटिक कॉम्पास निडल मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है इधर की तरफ। तो जब डायरेक्शन को चेंज किया गया इस डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन को उन्होंने चेंज किया करंट के डायरेक्शन को, तो निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन है, तभी तो भाई इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर रहा है, तब डिफ्लेक्शन इस तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और है। और जब करंट के डायरेक्शन को बदला तो डिफ्लेक्शन में बदल गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी बदल गई। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट डिपेंड्स कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी चेंज हो जाती है। क्लियर है?
तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ओरस्टेड ने देखा कि जब करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कॉम्पास निडल को रखा गया तो करंट फ्लो करने की वजह से निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। जब उन्होंने वायर और निडल के बीच के डिस्टेंस को वेरी किया करंट को फिक्स करके, तो उन्होंने देखा कि डिस्टेंस ज्यादा होने पर मैग्नेटिक फील्ड कम है और डिस्टेंस कम होने पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर जब डिस्टेंस को फिक्स करके करंट को चेंज किया तब उन्होंने देखा कि करंट ज्यादा होने पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और करंट कम होने पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। और उसके बाद करंट और डिस्टेंस दोनों को फिक्स करके जब मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है, जब किसी एक डायरेक्शन में, सपोज करें जैसे कि ईस्ट टू वेस्ट जब करंट फ्लो कराया तब डिफ्लेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज में है, तो वेस्ट टू ईस्ट कराने पर जो डिफ्लेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जा रहा है, जो कि बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उससे कुछ डायरेक्शन होती है एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। तो देखिए ओवरऑल ये हमने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तभी तो जनरेट किया जा सकता है। क्या इसका रिवर्स ट्रू है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सके? ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। फिलहाल लेकिन ओरस्टेड ने ये साबित करके, ये शो करके कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, इसके थ्रू उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया बाकी साइंटिस्ट को कि नाउ इट इज टाइम कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जिसको हम सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसीडर करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसको क्यों ना हम कंबाइन करते हैं। क्या पता कंबाइन करने से हमें और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट पता चले। तो ये दिस वाज द बिगिनिंग, दिस एक्सपेरिमेंट वाज द बिगिनिंग, जहां से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करना शुरू किया गया और फर्दर चैप्टर्स में धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से वो कंबाइन हुआ है। चलिए बच्चों, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो है उसको अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, इसमें ये समझ लीजिए कि बी जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चा, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट था, एक्सीडेंटली वो एक्सपेरिमेंट हुआ। ओरस्टेड का कोई इरादा ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का था नहीं, लेकिन लकीली मैग्नेटिक कॉम्पास निडल को वहां पर वो गलती से भूल गए और वो जो एक छोटी सी भूल है उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन कर दिया। एक बहुत राहत भरी खबर आप कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को बिना कंबाइन किए हुए जनरेट नहीं किया जा सकता है, या उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता, किया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलिए एक नया टॉपिक हमारा है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज H.A. लॉरेंट्ज। H.A. लॉरेंट्ज। H.A. लॉरेंट्ज ने एक मूविंग चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया तब उसके ऊपर क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में पढ़ा। उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, लॉरेंट्ज ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम v वेलोसिटी के साथ, ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कराते हैं, तब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अगर हमारे पास, लॉरेंट्ज ने क्या देखा, लॉरेंट्ज ने देखा कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इफ वी मूव अ चार्ज पार्टिकल, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए उसके ऊपर चार्ज है Q, तो अगर हम एक चार्ज Q को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड B, v वेलोसिटी के साथ, विथ वेलोसिटी v, क्लियर है। अगर हम
एक स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करते हैं, तो उस केस में जो ये चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग FB सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। समझिए कि हमारे पास इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं भाई? एक वायर ले लीजिए, उस वायर में आप करंट फ्लो कराइए, आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो भाई एक वायर लिया, वायर में करंट फ्लो कराया, जिसकी वजह से आसपास के रीजन के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई एक चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी के साथ हम मूव कराते हैं, तो देखा गया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये Q चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ऑलराइट, ये मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट पे ले आकर रख दें, तब उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करेंगे, तब उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी वेलोसिटी के साथ मूव करने पर उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। अगर उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो कम एक्सपीरियंस होगा। उसी तरीके से देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आप चार्ज पार्टिकल को धीरे धीरे मूव कराएंगे, तब उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी कि उसके ऊपर कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और अगर उसको आप तेजी से मूव कराएंगे तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड का अपना कुछ डायरेक्शन होगा, और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका भी अपना कुछ डायरेक्शन होगा। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डी वेक्टर, और चार्ज पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, वी वेक्टर। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होना चाहिए, थीटा, राइट। तो अगर आप देखें तो वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कि होगा v sin थीटा। तो देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड v sin थीटा। क्लियर है? जो ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी वेक्टर है, उनके बीच में अगर थीटा एंगल है, तो वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा cos थीटा वाला, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा sin थीटा वाला। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, it is found to be directly proportional to the perpendicular component of velocity। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि अगर कोई भी एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं, तब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन सब को कंबाइन कर दूं, तो यहां से मेरा क्या कॉम्बिनेशन से क्या निकल कर आएगा? मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक चीज और है, ये भी आप लिख लीजिए, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज।
चार्ज कितना बड़ा है कितना छोटा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इन सब को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा हो जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाते हैं तो हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है के इंटू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा, अच्छा सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग के की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। या तेरी क्लास 11th में जब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था तो F इज इक्वल्स टू ma, इसके साथ भी एक कांस्टेंट किया था तो वहां भी हमने k को 1 लिया था, यहां भी हम लोग k को 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो फोर्स हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें बच्चों तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा एफ वेक्टर, चलिए यहीं लिख लेते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू, चार्ज तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये साइन थीटा आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो साइन थीटा यानी कि वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए, तो ये तो रही मैग्नेटिक फोर्स की बात, ये मैग्नेटिक फोर्स है। लॉरेंट्ज ने कहा कि अगर सपोज करें कि हमारे पास एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड B है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और किसी भी एक वक्त पे जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी r वेक्टर पोजीशन में प्रेजेंट है, तब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का सम होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए, तो हम जानते ही हैं। और चूंकि ये चार्ज पार्टिकल वहां पर मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भाई कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हमने देखा है अभी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस होगा? Q इंटू ई वेक्टर, राइट। अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखे तो ये वी वेक्टर बी वेक्टर ई वेक्टर, ये हमारा फोर्स है। इस फोर्स को हम लिख सकते हैं, Q कॉमन ले लें तो ये हमारा आ जाएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस e वेक्टर। दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल q which is moving with velocity v वेक्टर in a region जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, और किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो चार्ज पार्टिकल इस r वेक्टर, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। ये जो फोर्स हमारा टोटल फोर्स निकल कर आया है इसी को हम लोग लॉरेंट्स फोर्स कहते हैं, लॉरेंट्स फोर्स। ऑलराइट, तो चलिए इसको बच्चों नोट कर लीजिए। फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं ये हम लोग समझते हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड देखा। आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में v वेलोसिटी से मूव करता है, इट इज इक्वल्स टू q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। और टोटल फोर्स लॉरेंट्स फोर्स जो आपने देखा है वो लॉरेंट्स फोर्स आपका है ये होता है इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, जो कि है इक्वल्स टू q टाइम्स v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस e वेक्टर, राइट। यही देखा हमने। अब लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जानने के लिए हमारे पास एक रूल है,
ये जो रूल है बच्चों, इसे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। क्या है रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप अपने लेफ्ट हैंड का जो थंब है, जो फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, इन तीनों को, ठीक है, बाकी दो फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, और बाकी जो ये तीन फिंगर्स हैं, ठीक है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन्हें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। ठीक है, आप अपने लेफ्ट, आप लोग करिए इसको अभी मेरे साथ साथ, आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करिए। अब जहां पर भी ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन है, आपका जो ये फोर फिंगर है इसे आप मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करिए, और चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसको, मिडिल फिंगर को उस डायरेक्शन में मूव रखिए। तब, ठीक है, तब थंब आपका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर, सॉरी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, तब अगर आप फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, जो मिडिल फिंगर है उसे वेलोसिटी के डायरेक्शन में, यूं कह लीजिए वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तब जो आपका थंब है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच, इसको आप लिख लीजिएगा, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर and middle finger of your left hand ठीक है, of your left hand mutually perpendicular to each other। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करना है बच्चों? आपको अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। तब अगर फोर फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ, फोर फिंगर किस डायरेक्शन है बच्चों? अगर फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ओके, जो मिडिल फिंगर है इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जो फोर फिंगर है उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को अगर आप वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, देन थंब विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? ठीक है, अगर आप अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, किसका? लेफ्ट हैंड का, अगर उसे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, और अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने रखा है और जो मिडिल फिंगर है उसे वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखा है, तब थंब जिस डायरेक्शन में भी पॉइंट करेगा वो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, दो तीन न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं।
चलिए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस पे बेस्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with speed 3 into 10 raised to the power 4 kilometer per second in a region where magnetic field 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों? टेस्ला। 1 टेस्ला exists from south to north. फाइंड फोर्स। ठीक है, फोर्स फाइंड करना है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। अब जरा इस सवाल को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल, हमने फॉर्मूला क्या सीखा है? हमने फॉर्मूला सीखा है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स होता है इक्वल्स टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसे हम लोग वर्टिकली अपवर्ड भेज रहे हैं। ठीक है, यानी सपोज करिए कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन सरफेस ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे। ऑलराइट, इस प्लेन सरफेस से हम लोग अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। अल्फा पार्टिकल को हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कितने वेलोसिटी से? तो वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। राइट, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिएगा 1000 यानी 10 रेज टू 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, इतना। ठीक है, इतने वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कैसे रीजन में? एक ऐसे रीजन में जिसका मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला होती है। क्लियर है? अब बच्चों देखिए, अल्फा पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम पार्टिकल होता है जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि अल्फा पार्टिकल जो है उसके ऊपर चार्ज है 2e, 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई फोर्स फाइंड करने को, तो भाई कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखें तो QVB साइन थीटा। राइट, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कह रहा है ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है, यानी कि इसी यहां पर देखिए इस तरीके से, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ऑलराइट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये जो हमारा जो जिस डायरेक्शन वर्टिकली हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसी प्लेन में नॉर्थ साउथ प्रेजेंट है। यानी नॉर्थ साउथ जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो पुट करके देखते हैं, Q की जगह हम लिख देते हैं 2 इंटू 1.6 होता है 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 इंटू वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7
मैग्नेटिक फील्ड की जगह 1 टेस्ला और इंटू साइन 90, राइट। तो बच्चों देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 3 होता है 9.6, 10⁻⁹ और 10⁻7 हो जाएगा 10⁻⁻12, साइन 90 हमारा 1 होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो है 9.6 इंटू 10⁻12 न्यूटन। इतना फोर्स जो है इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है। आपसे सिर्फ फोर्स निकालने को कह रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कहता है कि भाई डायरेक्शन भी बताओ किस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वही राइट हैंड रूल कहता है कि भैया आपको, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, और जो फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, साउथ से नॉर्थ यानी साउथ से नॉर्थ जो साउथ से नॉर्थ है ये इस बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो फोर फिंगर है उसको मैं परपेंडिकुलर रख रहा हूं इस तरीके से, और जो वेलोसिटी है वो हमारा ऊपर की तरफ है, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखते हैं ऊपर की तरफ। तो हमारा जो थंब है, अगर आप थंब को देखें तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट, थंब ईस्ट से, यानी कि डायरेक्शन जो है बच्चों वो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। चलिए इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम, अ पॉजिटिव चार्ज of 1.5 microcoulomb is moving with speed 2 into 10 raised to the power 6 meter per second along positive x-axis, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। कह रहा है अ मैग्नेटिक फील्ड B vector is equals to 0.2 j cap plus 0.4 k cap Tesla acts in space. Find magnetic force. Find magnetic force acting. कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये निकालना है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम का, ठीक है बच्चों। कितना चार्ज है, 1.5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 raised to the power -6, यानी 1.5 into 10 raised to the power -6 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज है, जो कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है विद स्पीड 2 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन गिवन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मुझे बताइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, आई कैप, तो इसलिए यहां पर 2 into 10 raised to the power 6 आई कैप वेलोसिटी वेक्टर। और कह रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है 0.2 आई कैप, सॉरी 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, तो भाई आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बच्चों, ये हमने देखा है होता है इक्वल्स टू Q वेक्टर इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
आपके पास v वेक्टर b वेक्टर सब है, इसको पुट करके एक बार आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करके मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। कर लिया बच्चों? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ये q की जगह हम रख रहे हैं 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू v वेक्टर, v की जगह रखेंगे 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 i कैप क्रॉस 0.2 j कैप प्लस 0.4 k कैप। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए 2 इंटू 10⁻6 को तो हम बाहर भेज देते हैं, तो 2 इंटू 1.5 हो जाएगा 3 और 10⁻6 10⁻6 कट जाएगा, तो ये सिर्फ 3 रहेगा बाहर। अंदर क्या आ रहा है बच्चों? आई कैप क्रॉस 0.2 जे कैप, ठीक है। फिर है प्लस आई कैप क्रॉस 0.4 के कैप। ऑलराइट, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.2 तो हमारा इसके साथ बाहर आ जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या होता है बच्चों? के कैप। 0.4 इसका बाहर आ जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप होता है माइनस जे कैप। इतना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट? इतना न्यूटन। ठीक है बच्चों, अपना आंसर मैच कर लीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ है तो इसको ठीक कर लीजिए। एक सवाल और देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, ये आखिरी सवाल देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करिएगा। कह रहा है कॉपर हैज 8 into 10 raised to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है इसके पास, कॉपर के पास। ठीक है, कह रहे हैं जो लेंथ है कॉपर वायर का वो 1 मीटर है, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 8 into 10 raised to the power -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की रीजन में प्रेजेंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 into 10 raised to the power -3 टेस्ला। और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करे, चार्ज की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है बच्चों वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ऐसा होने पर जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो है 8 into 10 raised to the power -2 न्यूटन। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी आपसे फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़कर आपको सुना रहा हूं, एक बार आप जरा देखिएगा ये सवाल, सुनिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर हैज 8 into 10 raised to the power 28 electrons per cubic meter. A copper wire of length 1 meter and cross section area 8 into 10 raised to the power -6 meter square, carrying current and lying at right angle to magnetic field of strength 5 into 10 raised to the power -3. It experiences a force of 8 into 10 raised to the power -2 Newton. Calculate the drift velocity of electron in the wire. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब प्रेजेंट है। तो मान लीजिए कि हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इसे स्मॉल n सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये नंबर जो हमारा है, नंबर डेंसिटी, ये हमारा 8 into 10 raised to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स है पर मीटर क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि उस कॉपर वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 8 into 10 raised to the power -6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसका मतलब कि बच्चों की लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम,
1 इंटू इतना यानी 8 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम इसका है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपका कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। राइट भाई, एक कॉपर वायर है जिसमें इतने चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस पर मीटर क्यूब प्रेजेंट है, जिसका वॉल्यूम इतना है, टोटल वॉल्यूम इस कॉपर वायर का है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। तो क्या टोटल इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं इसके अंदर? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई? एक यूनिट वॉल्यूम में इतना है, टोटल V वॉल्यूम है, तो N इंटू V, ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, नंबर, और एक चार्ज पर जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की, वो E है, तो E इंटू N इंटू V, यहां से आपको टोटल चार्ज निकल कर आ जाएगा। ये चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻28 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁶। 8 8 जा 64 इंटू 1.6, 10⁻⁻19 और -6 हो गया -25, और ये 28 से करेंगे तो हो जाएगा इंटू 10⁻3। और ये टोटल चार्ज प्रेजेंट है बच्चों उस कॉपर वायर में, इतना कूलम। अब देखिए भाई, हमारा टोटल चार्ज निकल कर आ गया 64 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा है 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो है 8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। कह रहे वेलोसिटी कितनी है निकालिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB sin थीटा। यही वेलोसिटी निकालने को कह रहा है ना, तो वेलोसिटी को इस साइड छोड़कर बाकी सब चीज को इस साइड ले आते हैं। इधर फोर्स है, Q डिवीजन में आ जाएगा, B डिवीजन में आ जाएगा, और sin थीटा यानी कि sin 90 भी डिवीजन में आ जाएगा। चलिए F की जगह लिख लेते हैं बच्चों 8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 64 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3। B की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻3, और sin 90 हमारा होता है 1, तो 10⁻³ 10⁻+3 कैंसिल हो जाएगा। 1.6 अगर हटाएं तो इधर 10 आ जाएगा, राइट। 5 इंटू 2 10, 2 कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा, 8 को कट करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा। यानी जो वैल्यू है बच्चों ये हमारा आ रहा है 1/64 इंटू 10⁻², राइट। और अब मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये हमारा आ गया 100/64 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। अगर आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, आप इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 16 और ये आपका आ जाएगा 25/16, तो 16 1 जा 16 होता है बच्चों, कैरी बचा 9, डेसिमल देंगे तो हो जाएगा 90, और 16 5 जा होता है 80, तो लगभग फिर 1.56 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए हमें बस देखिए बी और एफ तो गिवन है, हमें क्यू निकालना था, तो क्यू के लिए क्या गिवन है भाई, हर एक यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो वॉल्यूम हमारा इतना है, तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे n इंटू वी। अब जितने भी चार्जेस हैं उसमें हर एक चार्ज पर इतनी वैल्यू है, तो इस वैल्यू से n इंटू वी को मल्टीप्लाई करके टोटल जो चार्ज की वैल्यू है वो निकल कर आ गई, इसको पुट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरीके के कुछ सवाल आप लोग अपने एंड से ट्राई कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत हुई है, शुरुआती टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अच्छे से बार बार इसको पढ़िएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करिएगा, बाय।